सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है और उसके अंदर कितने क्या मार्किंग स्कीम है, क्या नेगेटिव मार्किंग है और किस तरीके से आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको जो 60 मिनट्स का टाइम है कैसे जो है अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या ऑर्डर ऑफ जो है पैटर्न होना चाहिए, टेम्पटेशन पहले सब्जेक्ट कौन सा करना चाहिए, बाद में कौन सा करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगाना चाहिए। प्लस हम लोग ये भी बात करेंगे लास्ट में कि हर एक सब्जेक्ट में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे फॉर शॉर्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करती हूँ। जो एसएससी ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन हमारे डिफरेंट पेपर करवाती है। पहला है एमटीएस, दूसरा है सीएचएसएल और तीसरा है सीजीएल। तो जो एमटीएस है वो 10th प्लस वाले जो बच्चे हैं वो एमटीएस दे सकते हैं, जो 12th प्लस वाले हैं वो सीएचएसएल, और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सीजीएल का एग्जाम रखा गया है। हम बात कर रहे हैं सीएचएसएल की, जो 12th प्लस वाले बच्चे दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो पोस्ट इन्वॉल्व है वो है एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स और डीईओ। डीईओ इज बेसिकली डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गया। अब एलडीसी और जेएसए की जो सैलरी है वो 19,950 से स्टार्ट होती है और 63,000 तक जाती है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। सेम इन दोनों की 25,500 से स्टार्ट होती है और 81,500 तक जाती है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इतनी सैलरी आपको एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं सीएचएसएल की। जो सीएचएसएल है उसका पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं पता हो। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, तीन पेपर हमारे होने वाले हैं। पहला जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी हम इसको बोलते हैं। ये ऑनलाइन होता है, ये पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है और ऑनलाइन ही आपको जो है लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही ऑनलाइन होता है, आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज किया हुआ है पर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर एक ऑप्शन आता है जिससे आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी भी मूव कर सकते हैं। पर बाय डिफॉल्ट एक लैंग्वेज जो है आपको चूज करनी होती है जिसमें वो पेपर खुद से दिखाता रहता है आपको। जैसे आपने इंग्लिश चूज की तो पूरा पेपर इंग्लिश में आ जाएगा, पर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप हिंदी में देखना चाहते हो तो उसमें हिंदी चेंज करके उस क्वेश्चन को देख सकते हो। सेम हिंदी वाला इंग्लिश में देख सकता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका रिजल्ट जो पेपर है ऑनलाइन होगा और रिजल्ट भी आपका ऑनलाइन आ जाता है। ओएमआर वगैरह कुछ नहीं होती, उसी में आपको टिक करना होता है, आपका आंसर सेव हो जाता है। पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये है डिस्क्रिप्टिव। इसमें प्रॉपर राइटिंग चेक होती है। आप प्रॉपर राइटिंग स्किल्स जो है इसमें देखी जाती है। इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। पेपर 3 होता है स्किल और टाइपिंग टेस्ट। ये लास्ट का थर्ड है जिसके अंदर आपका स्किल टेस्ट किया जाता है, टाइपिंग टेस्ट आपका करवाया जाता है। तो ये तीन पेपर सीएचएसएल कंडक्ट करवाती है। वन इज ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव ऑफलाइन, और तीसरा पेपर 3 जो है उनके सेंटर पे जाके, ज्यादातर दिल्ली ही होता है, टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की, जो अभी हमारा 4-5 दिनों में आने वाला है। तो पेपर 1 जो है वो 60 मिनट्स का है, 1 घंटे का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर है। यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और इसमें आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यानी कि अगर आपके सामने 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हैं, आप सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है। अब इस पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज बेसिकली मैथ्स ओनली, एंड जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिक्स नहीं मिलेंगे, अलग अलग आते हैं। इंग्लिश का अलग आता है, रीजनिंग का अलग, क्वांट का अलग, और फिर जनरल अवेयरनेस का अलग। काफी पेपर्स के अंदर मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे इंग्लिश के आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, फिर 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का हो गया। इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है और सभी का वेटेज मार्क्स का सबका सेम है, तो चारों के चारों सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं पेपर 1 के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई कम या ज्यादा, चारों ही आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सबका वेटेज सेम है। तो 200 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया। 100 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे सही क्वेश्चन करने पे और गलत करने पे हमारा हाफ मार्क्स कट हो जाएगा।
ठीक है, ये पेपर 1 का पैटर्न हो गया। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेंगे। पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव है, राइटिंग है, इसमें भी 60 मार्क्स का होता है और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर इसको क्वालिफाई करने के लिए 33% आपको मार्क्स चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आए, ठीक है, और आप पेपर 1 में टॉप कर जाओ, ठीक है, आपने पेपर 1 में टॉप किया है और आपके पेपर 2 में 33% मार्क्स भी नहीं आए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मतलब इस पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ओवरऑल मार्क्स जुड़ते हैं। पर अगर इसमें 33% नंबर भी नहीं आ रहे, मतलब 100 में से 33 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आपके टोटल मार्क्स चाहे कितने भी ज्यादा हो, चाहे टोटल मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में आ रहे हो, फिर भी आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इसमें मिनिमम 33 मार्क्स लाने आपको, मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा लाएं, क्योंकि मेरिट लिस्ट में इस पेपर के नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। काफी लोगों को लगता है कि क्या हमको इंग्लिश में ही लिखना है हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में लिखोगे तभी ज्यादा नंबर मिलेंगे, हिंदी में लिखोगे तो कम मिलेंगे। वैसे ज्यादातर देखा जाता है कि इंग्लिश राइटिंग थोड़ी आसान होती है हिंदी राइटिंग से, क्योंकि हिंदी राइटिंग के अंदर ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, और ज्यादा, और जैसे हैवी हिंदी आपको लिखनी पड़ती है, उतनी हैवी, जितनी हैवी इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, उतनी हैवी हिंदी लिखने में भी होती है। तो जो हम भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी हमको यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेज में आपको जो है लिख सकते हो आप। अब इसके अंदर लिखना क्या होता है, एक आता है ऐसे राइटिंग, एक आता है लेटर राइटिंग, ये फिक्स है, ठीक है। एक ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन आएगा जो 200 से 250 नंबर के वर्ड लिमिट में आपको लिखना होता है शब्दों में, और जो लेटर राइटिंग है वो 150 वर्ड लिमिट होती है उसकी, 150 वर्ड्स के अंदर आपको लेटर राइटिंग लिखना होता है। तो ये आपका पेपर 2 है, मतलब 1 घंटे का पेपर है, 2 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, पूरा प्रॉपर आपको लिख के आना है, फॉर्मेट वगैरह इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने लेटर राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग, ऊपर लिंक भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेव कार्ड ऊपर, अगर किसी को ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग का देखना हो तो आप ऊपर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो ये ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग पेपर 3 की। CHSL पेपर 3 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, आप इसमें, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसके अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है, और टाइपिंग टेस्ट का जो पैटर्न है वो ये है कि आपको प्रति घंटा जो है 8000 की लिखने में आनी चाहिए, आप 8000 की लिख सको 1 घंटे में। पर ये पेपर 1 घंटे का नहीं होता है, स्पीड बता रहा है पर आवर की। पेपर जो होता है वो आपका 15 मिनट का ही होता है। जब आप पेपर 1 हो गया, पेपर 2 क्लियर कर गए, तो आपको टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा, और आप टाइपिंग टेस्ट में, आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और आपको एक पेपर थमा दिया जाएगा जिसके अंदर इंग्लिश का कोई पैसेज लिखा होगा जिसमें 2000 से 2200 कीवर्ड्स होंगे। तो आपको वो पेपर देख देख के आपको टाइप करना है, और 15 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर खत्म करके आना है। इसमें एक्यूरेसी होती है, आपको कितना सही लिखा कितना गलत लिखा उसमें एक्यूरेट +-5% चलता है, पर उससे ज्यादा पे आपके मार्क्स डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। पर स्टिल ये पेपर क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है कि पेपर 3 क्या है। अब हम बात करते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपको समझ में आ गया, पर हमारा जो पोस्ट आएगा और जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट है जिससे हमें नौकरी मिलेगी, वो सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स काउंट करके है। यानी कि 200 मार्क्स का जो आपका पेपर 1 है और 100 मार्क्स का जो आपका पेपर 2 है, यानी कि जो टोटल 300 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस पे निर्भर करता है कि आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही। आपको मेरिट में आना है तो इन 300 नंबर में से आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है। तो ये तो बात हो गई पूरी पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की, क्या क्या है, राइट। अब मैं आपको बात करती हूँ कि अगर आपको इन 300 में से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं कि आपको नौकरी मिल सके, तो आपको करना क्या चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए, टिप्स जो मैं आपको दूंगी, सबसे पहले यही दूंगी कि आप पेपर 1 पे फोकस करें। देखिए, जितनी ज्यादा लीड आप पेपर 1 में ले सकते हैं, उतना ही आपका हाई चांस है इस पेपर में, एग्जाम में ओवरऑल होने में। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 मार्क्स का ये हमारा जो सेकंड पेपर है, ये 100 मार्क्स का है, ठीक है। इस 100 मार्क्स में से लगभग सारी जनता के जो पेपर 1 क्लियर करके आ रही है, मतलब अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई कर दिया, पेपर 2 में आ गए, तो सारे ही अच्छे बच्चे हैं।
और एक टाइम मिल जाता है पेपर 1 खत्म होने से और पेपर 2 खत्म होने में 1 महीना मिल जाता है। 1 महीने में बच्चा रोज ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग लिखेगा, ठीक है, जिसको नहीं भी आता वो भी इसके अंदर 60 से 80 नंबर लेके आ जाता है। और सही बताऊं तो मैक्सिमम जो मार्क्स इसके अंदर आते हैं वो 61 से लेके 70 के बीच के अंदर ही आते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके 80 तो बहुत ही कम होते हैं पर कम होते हैं परसेंटेज वाइज, और 70s के अंदर भी कम मार्क्स आते हैं, 60s में भी कम आते हैं। आप 75 ही ले लो, 61 से 75, 65 से 75 के बीच में जो है मैक्सिमम जनता लाया करती है, 65 से 75 मार्क्स आते हैं। तो ये तो हर किसी के ही आने हैं। अगर आप इसके भरोसे बैठे हो कि इसमें मैं 90 नंबर ले आऊंगा और इसमें मेरे मार्क्स कट गए तो आपका वैसे ही नहीं होना, तो मतलब इसमें तो आपको पता है इसमें चांस ही कम है कि आपके 90 मार्क्स हैं, बहुत ही कम चांस है। इतनी मेहनत 90 की, आप कितनी भी मेहनत कर लो जरूरी नहीं है कि 90 आएंगे। इसका एवरेज तो आपका 70 नंबर है, तो वो तो लगभग सबका आएगा। तो हमें बाकियों से अच्छा करना है, तो मतलब हमें पेपर 1 पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं पेपर 2 के अंदर अच्छा कर लूंगा, मेरा पेपर 1 बिगड़ गया, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप पेपर 2 के भरोसे रहो। मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चा अच्छे से फॉर्मेट तैयारी करके गया है, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके गया है, 10 से 15 ऐसे लिख के चला गया, 10 से 15 लेटर लिख के चला गया हर टाइप का, तो वो आराम से 70 नंबर इसमें लेके आ सकता है, हर किसी का आ जाता है। तो आपको फोकस किस पे करना है? पेपर 1 पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर ऑफ स्कोरिंग एरिया। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किस में आते हैं, अगर मैं सारे आप रिजल्ट्स देखोगे जो रैंकर्स होते हैं, मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मेरे जितने भी रैंकर्स निकले हैं, जो भी बच्चों का होता है, मैं देखती हूँ कि उनके सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आते हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उनके रीजनिंग में, फिर आते हैं उनके इंग्लिश में, फिर आते हैं मैथ्स में, और लास्ट में आते हैं जनरल अवेयरनेस में। मैं बात कर रही हूँ ज्यादातर बच्चों की। ऐसे देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जनरल अवेयरनेस में बहुत नंबर आ गया, पर उस एक बच्चे को लेके मैं आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी बताऊंगी कि बेटा तुम जनरल अवेयरनेस करो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रिडिक्टेड नहीं है। हो सकता है इसमें आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा मार्क्स आ जाए, हो सकता है आप जितना सोच रहे हो उससे बहुत कम मार्क्स है। मतलब ये पूरा का पूरा अनप्रिडिक्टेबल है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हमारा कितना नंबर आएगा। और जितनी तैयारी आप इसके है, तो ये भी 50 नंबर का है, ये भी 50 नंबर का, पर ये काफी प्रिडिक्टेड सा पेपर होता है। ये क्या होता है? काफी प्रिडिक्टेड पेपर होता है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जितनी मेहनत आप इसमें 50 में से 40 नंबर लाने में कर रहे हो, उसकी 20% मेहनत भी आप करोगे रीजनिंग के अंदर, तो आपके 40 नंबर आ जाएंगे। तो मतलब क्या है, जब आपको पता है पेपर 1 पे फोकस करना है, पेपर 2 के अंदर 1 महीने के तैयारी के अंदर हमारे नंबर आ जाएंगे, तो पेपर 1 के अंदर मुझे किस पे फोकस करना चाहिए? रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि इतना जनरल अवेयरनेस। जब आपको ये हो जाए कि मेरे इसमें 45 पक्का आने वाले हैं, इसमें 50 में से 45 तो आएंगे ही आएंगे, तब आप जनरल अवेयरनेस पे लगे रहो। पर हम तो भेड़ चाल में चलते हैं, सारी दुनिया जनरल अवेयरनेस पढ़ रही है, मजा आ रहा है जनरल अवेयरनेस पढ़ने में, दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन बता रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया है। तो इसलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस के पीछे लगे हुए। अरे इसमें नंबर भी तो आने चाहिए, इसमें नंबर आते हैं एवरेज 50 में से 25 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 32 नंबर आ रहे हैं। कितने बच्चों के 45 आते हैं? कितने बच्चों के 45? अगर मैं ऐसे बोलूं 100 बच्चे पेपर देंगे ना, तो 100 बच्चों में से 5 बच्चों के 50 में से 45 आएंगे जनरल अवेयरनेस में, 95 बच्चों के 45 से कम आएंगे। पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं रीजनिंग के अंदर, उसी पेपर में अगर मैं आपको बोलूं कि 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो 50 में से 45 मार्क्स 95 बच्चों के आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, आते भी हैं। 40 से ऊपर तो मतलब 80% जनता 40 से ऊपर नंबर लाती है इसमें, चाहे वो पढ़ के जाए चाहे वो ना पढ़ के जाए, राइट। तो आप इन टॉपिक्स में अगर आप रीजनिंग में 40 नंबर लेके आ रहे हो, मतलब आप जानबूझ के जाते हो कि आपका सिलेक्शन हो ही ना। तो ये मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैथ्स पढ़ाती हूँ, फिर भी मैं इस पे फोकस करने को बोल रही हूँ कि इस पे फोकस करो, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है, इसमें नंबर तो कटने ही नहीं चाहिए। ये तो ऐसा टॉपिक है और ये प्रिडिक्टिव पेपर है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे समझ आ जाएगा, अच्छा ये मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आते हैं, तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वही बार बार रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये तो एक्सपर्टीज करना है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। फिर आपको करना चाहिए सेकेंड स्कोरिंग पेपर होता है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, वो कैब का एरिया काफी रिपीट होता है। आप ग्रामर रूल्स, मैंने 350 रूल्स पढ़ाए हैं एसएससी के अंदर, वो 350 ग्रामर रूल आप पढ़ लो, ठीक है। आप मेरे चैनल पे भी देख लेना, मैंने ग्रामर रूल्स भी पूरा एक रिवीजन क्लास लिया हुआ है, उसमें 150-200 रूल तो उसी में बता दिए जितने इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो अगर वो 250 रूल आप पढ़ के 150-200 रूल मैंने इंपॉर्टेंट बताया, कुल मिला के टोटल 350 ग्रामर रूल्स है, वो 350 ग्रामर रूल भी पढ़ के जाओगे तो एग्जैक्ट ग्रामर रूल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है,
ठीक है। तो हम क्यों मतलब वो, तो इसलिए ये स्कोरिंग है क्योंकि ये प्रिडिक्टेड है। फिर से वो क्या प्रीवियस ईयर की आ रही है, ग्रामर रूल फिक्स है 300 350, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। थोड़ा बहुत जो घुमा फिरा के नंबर कटते हैं वो होते हैं रीडिंग कंप्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट आ गया या पैराजम्बल के क्वेश्चन आ गए, उसमें हमें पता नहीं होता कैसा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें मार्क्स कट सकते हैं, पर उसमें भी आ जाते हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो। तो ये स्कोरिंग है। थर्ड नंबर पे आता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर दिक्कत ये होती है कि हमें टाइम मार्जिन में हमारा पेपर छूट जाता है कई बच्चों का। कई बच्चे एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन पेपर भी लेंदी और टफ आ जाता है कि कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो ये ऐसा टॉपिक है जो 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 स्कोरिंग है, हो सकता है आप इसमें फुल मार्क्स लेके आ जाएं। रीजनिंग इंग्लिश में हो सकता है आपके फुल मार्क्स नहीं आए, पर मैथ्स में फुल आ सकते हैं। मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि फुल मार्क्स आप इसमें ला सकते हो, पर इसमें थोड़ा सा चांस ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो गया तो आपने दूसरी जगह नंबर कटवा लिए। अरे भाई, आप यहाँ पे फुल लाने के चक्कर के अंदर आपने 10-15 मिनट आपने एक्स्ट्रा वेस्ट कर दी और आपका जनरल अवेयरनेस के आप 10 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, तो फायदा क्या हुआ? आपने 20 नंबर का मार्जिन खो दिया जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश या रीजनिंग के अंदर। नंबर आप ये क्वेश्चन करो चाहे ये करो, नंबर तो सेम ही आने, राइट? तो ये मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों का अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। मेरे अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ स्कोरिंग एरिया है वो ये है कि सबसे ज्यादा स्कोर रीजनिंग में आता है, फिर इंग्लिश में आता है, फिर मैथ्स में और फिर जनरल अवेयरनेस में। तो हमें उसी अकॉर्डिंग फोकस करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये एक्सपर्टीज करना चाहिए, फिर ये फिर ये फिर ये, तो इसी ऑर्डर में करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाओ, ये तो आपका ग्रंथ है। मतलब आप हिंदू धर्म के, आपने गीता नहीं पढ़ी, आपने रामायण नहीं सुनी, आपने महाभारत नहीं सुनी, तो मतलब एक है ना कि भाई आपने कभी मंदिर में पूजा नहीं करी, ऐसा होता है ना कि आप हिंदू हो और आप कभी मंदिर नहीं गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे ही अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब ये तो आपका एक फर्स्ट ड्यूटी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही चाहिए, ना कि एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। अगर आप युद्ध में लड़ने चले गए और आपको यही नहीं पता कि उसमें हथियार कौन से यूज करने हैं, वो सामने वाले के पास कौन से हथियार है, तो कैसे जीतोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये तो हमारे हथियार है, हमें ये पता है कि एसएससी कौन से हथियार यूज करेगा हमें मारने के लिए, हम पर अटैक करने के लिए। तो उन हथियार को पहले से ही बता दिया गया है, तो उसको देख के तो जाओ, तभी तो स्कोर करोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं फिक्स्ड स्कोरिंग क्वेश्चंस। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा मानना है ये तो ऐसे क्वेश्चन है, मतलब फोटो देख के मतलब हर पेपर में आपको ये दिख जाएंगे, हर पेपर में, हर पेपर जो पता है कि हर बार हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इनका एक्सपर्टीज करो ना यार। जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये फर्जी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना है? आप 50 क्वेश्चन मिरर इमेज के करोगे, मान ही नहीं सकती आप क्वेश्चन गलत कराओगे, हो ही नहीं सकता। अगर आप ढंग के अच्छे एस्पिरेंट हो, सिंसियर एस्पिरेंट हो, तो मतलब मुझे नहीं लगता आप मिरर इमेज का क्वेश्चन गलत करके आओगे, पर वो आता है। तो एक शीट मिरर इमेज की लगा लो ना सारी, कि ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन तो ब्लड में है आप लोगों के, ठीक है, हम लोग हिंदू हैं, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं। अब कोई भी रिलीजन के, आप इंडियन हो, तो इंडियन के अंदर तो इतने हमारे रिश्तेदार होते हैं, इतने ज्यादा लोग होते हैं कि मतलब ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसका मामा का बेटा का चाचा का, ये हमारे ये लगेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में दिमाग क्या लगाना है? प्रैक्टिस करो, 100-150 क्वेश्चन लगा लो, पता है कि ये कोड इसको ये बता रहा है, इसको ये बता रहा है, दैट्स जस्ट प्रैक्टिस, इसमें मार्क्स आ जाएंगे। पेपर कटिंग वाले, फोल्ड कर दिया, इधर से काट दिया, खोलेंगे तो कैसा होगा? अरे ये फिक्स क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं और इनका पैटर्न भी सेम है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद हर एक टॉपिक की आप 50-50, 100-100 क्वेश्चन कर लो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर जो फिक्स्ड एरियाज है और जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वो होते हैं वन वर्ड और ईडियम में। क्यों? क्योंकि रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर क्वेश्चन आएगा, आएगा भी तो कोई एक आध आएगा। तो ये काफी स्कोरिंग एरिया होता है। वोकैब जो होती है वो स्कोरिंग एरिया होती है। तो वोकैब की मैंने महामैराथन ली हुई है मेरे चैनल पे, लिंक ऊपर भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो ये महामैराथन की जो आपकी पूरी उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ाए हैं जितने भी आते हैं। अब भाई मैं एग्जामिनर तो हूं नहीं कि मैंने ही बनाया पेपर, क्या आया कि नहीं आया, बट बहुत हाई चांसेस हैं कि उनमें से आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर 2.5 घंटे की वीडियो में आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हो रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इतना तो पढ़ना चाहिए, और लास्ट मिनट पे तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो ये वो क्या फ्रीज होती है। ग्रामर रूल्स में 350 रूल मैं मानती हूँ कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 350 ग्रामर रूल्स है, उससे ज्यादा नहीं है। मेरी बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, मैं ऑथर हूँ, आप अमेज़न पे देख सकते हो,
ठीक है, तो निहारिका जियानी डालोगे तो अमेजन पे मेरी बुक आ जाएगी। तो उस बुक में भी मैंने 350 रूल्स दिए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है 350 रूल से बाहर कोई क्वेश्चन आता है। अगर आप 350, अब पढ़ाने को तो मैं 1000 भी पढ़ा सकती हूँ, पर फायदा क्या है? ठीक है, मुझे पता है कि क्वेश्चन इन 350 के अंदर से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई। 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 में से आपके 5 आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन क्लोज टेस्ट में निकल जाने हैं, 5 आपके वोकैब में निकल जाने हैं, 10 गए, 15 बचे, 15 में से कुछ फिल इन द ब्लैंक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इनमें जाए। कुल मिला के ग्रामर से 7 या 8 क्वेश्चन आने हैं, और मेरे पास 15 चैप्टर है ग्रामर के, मतलब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सारे चैप्टर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं एक चैप्टर के 100 रूल कराऊंगी क्या? पागल थोड़ी हूं मैं। ठीक है, तो नाउन के मैं कितने का रूल कराऊंगी? 25-30, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है भाई, 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, 7 से 8 क्वेश्चन में हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन भी पूछेगा, तो एक चैप्टर के मुझे 30 रूल कर लिए बहुत है, उन 30 रूल में से एक आ जाएगा। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि 1000 रूल हम लोग कर रहे हैं, 700-800 रूल हम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 350 भी ज्यादा है, कुल मिला के तो 150 ही रूल है जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वो 150 रूल की महामैराथन मैंने बनाई हुई है। ठीक है, विश्वास हो तो उतना पढ़ के जरूर जाना, नहीं हो तो पूरा पढ़ के जाओ। ठीक है, मैं तो बोलती ही नहीं हूँ कि अंधविश्वास करो। ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि इंग्लिश के अंदर ये स्कोरिंग एरिया है, तो इस पे आप फोकस करें। मैथ्स की बात करें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टीडीएस। टीडीएस इज टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, ज्योमेट्री। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, बच्चे देख के हंसेंगे, बोलेंगे मैम सारा कुछ तो लिख दिया। ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम लिखते ही सारा कुछ लिख दिया, पर बेटा ये स्कोरिंग है। नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री जो है टियर 2, जो अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो, इसमें तो टियर 2 का कहानी नहीं है। अगर सीजीएल की तैयारी करते हो तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, पर सीएचएसएल की बात कर रही हूँ, 25 क्वेश्चन है। तो ये 2 ऐसे टॉपिक है जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 में से आप यूं मान लो, आप बोलोगे मैम 25 क्वेश्चन है, 25 चैप्टर है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप यूं मान सकते हो कि आपके 8 क्वेश्चन भी इन 2 चैप्टर में से ही आ रहे हैं, सिर्फ इन 2 चैप्टर से 8 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, बचे 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बचे हुए 15 क्वेश्चन जो है बाकी चैप्टर्स में सारा, तो इनका वेटेज बहुत आई है। तो ये पढ़ के जाओ ना, ये तो प्रायोरिटी पे पढ़ो। अब आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, बोल रहे हो मैम हमारे तो बस क्या नहीं है, तो मैं तो आपको बोलती हूँ कि बाकी 3 चीजें एक्सपर्टीज करो, नंबर तो बराबर है इसके और उसके, तो आप कम से कम इनमें तो अच्छे हो गए। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको इन पे फोकस करना चाहिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, डिस्टेंस, तो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है, हर किसी को समझ में आती है। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इन दोनों पे भी काफी फोकस करके जाना चाहिए। तो ये 2 स्कोरिंग एरिया में स्प्लिट कर रही हूँ। ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आप मानोगे नहीं, अगर आप पिछले साल के 10 साल के पेपर करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड दिखेंगे। अब रिपीटेड के अंदर भी क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका होता है। आप पढ़ रहे हो 2001 में क्या हुआ था, 2015 में क्या हुआ था, 2016 में कोई करंट का क्वेश्चन है, अरे वो क्यों पढ़ना है? ठीक है, स्टैटिक जीके स्कोरिंग है। स्टैटिक जीके मतलब पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये हुआ था, मोहनजोदारो में ये हुआ था, फलाना धिमकाड़ा, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी ये है, ठीक है, अकबर ये था, उसका पापा ये था। ये तो स्टैटिक है ना, इसको कौन बदल देगा? 2015 में भी वही था, 2022 में भी वही है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके पे ध्यान दो। ठीक है, ये स्कोरिंग होती है। अगर 50 मार्क्स का जीके आ रहा है, 25 क्वेश्चन आ रहा है, 25 में से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको स्टैटिक मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन मतलब 25 से 30 नंबर हमारे फिक्स हो जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैंने खूब स्टैटिक जीके पढ़ी हुई है। उसमें भी प्रायोरिटी दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप किताब खोल के बैठ गए, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ी जा रहे हो, आपने पढ़ लिए कोई 50 चैप्टर और उसके बाद पहला भूल गए, तो ये तो होता ही है। तो बेटर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कम से कम कर लो कि पूछे क्या हुआ है। सारे पेपर लगाओगे आपको दिखेगा अरे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, फिर से आ गया, अरे फिर से आ गया, अरे फिर से पता चल गया इंपॉर्टेंट है, पता चल गया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके राउंड क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ये है, तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर जो है अच्छा लगा। अब आगे लास्ट एक बात कर रही हूँ मैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टाइम ऑन ईच सब्जेक्ट फॉर पेपर 1। अब आप पेपर 1 दे रहे हो, ठीक है, पेपर 1 के अंदर आप बोल रहे हो मैम 60 मिनट है, ठीक है, तो अब 60 मिनट को कैसे डिवाइड करें कि टाइम पे पेपर हो जाए, या मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम पे पेपर हो जाए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये ऑप्शनल है, आपको ठीक लगे आप मॉक टेस्ट देके देखो, आपको ठीक लगे आप ये करिए, नहीं लगे तो आप मत कीजिए। ठीक है, मेरा जो मानना है कि आपको सबसे पहले करना चाहिए जनरल अवेयरनेस 7 मिनट के अंदर। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला कि सबसे कम स्कोरिंग जनरल अवेयरनेस होता है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो सबसे पहले करो, वो इसीलिए क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, ऐसा है कि भाई तुम्हें जितना आता है ना तुम उतना ही कर पाओगे। ठीक है, तुम वहां पे ऐसा कोई दिमाग लगा के तिगड़म लगा के तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। तुम पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ये सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है इसमें कि आता है और नहीं आता,
क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाता है। मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा होता है पढ़ के समझ नहीं लग रहा होता है कि आ रहा है, फिर करने बैठते टाइम वेस्ट कर दिया और आया नहीं, ऐसा होता है। ये बहुत क्लियर सब्जेक्ट है। तो जनरल अवेयरनेस 7 मिनट के अंदर सबसे पहले निपटाओ। क्वेश्चन पढ़ा, ये हो गया, आता है नहीं आता, बस आपने 7 मिनट के अंदर अपना जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन निपटा दिए। ये 7 मिनट में करो। फिर करो आप इंग्लिश सेकेंड अटेम्प्ट। क्यों इंग्लिश करने को बोल रही हूँ, उसके 2 कारण है। पहला, इसके अंदर वन वर्ड और ईडीएम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। जो वो कैप के क्वेश्चन तो फटाफट पढ़े हो गए, वो भी सेम क्लैरिटी है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो उसको फटाफट कर दिए। ग्रामर रूल के अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आप देख रहे हो कहाँ पे एरर है, पर वो भी देखो, अगर आप मुझसे ग्रामर पढ़ोगे तो मैं तो ये भी बता दूंगी ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम्हें ये पता लगा कि नहीं लगा क्या एरर है कि नहीं है, भाड़ में जाए, पर तुम्हें ये पता चल गया इस सेक्शन में एरर तो है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो ये चीज तो मैं सिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये इंग्लिश का तो मतलब मुझे लगता है फिर सेकेंड इंग्लिश करना चाहिए। एक कारण तो ये कि कुछ चीजों में क्लैरिटी है, आता है कि नहीं आता तो जल्दी हो जाते हैं, और स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने पहले भी पढ़े होते हैं, वही रिपीट हो रहे होते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है इंग्लिश करने का कि आप 7 मिनट और 13 मिनट में इसको खत्म कर सकते हो। रीड करके जल्दी अटेम्पटेशन इसका हो जाता है। तो 13 और 7 मिनट, आपका पेपर शुरू हुआ है, पेपर शुरुआत में 15 मिनट का आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए, 2 टॉपिक आपने खत्म कर दिए, यानी कि 100 क्वेश्चन आपने लगा दिए 15 मिनट में। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ जाता है, अरे भाई 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट के अंदर मैंने निपटा दिए 2 चैप्टर, यानी कि अब मेरे पास 45 मिनट है 2 करने के लिए। तो उसको सेग्रीगेट कर लो, 15 मिनट में रीजनिंग और 25 मिनट में मैथ्स। तो पहले रीजनिंग करो क्योंकि स्कोरिंग है, इसका कोई एक आध क्वेश्चन छूट भी गया लास्ट में तो कोई बात नहीं, इसी का छूटेगा, इसके चक्कर में 3 सब्जेक्ट तो नहीं छूटेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आपका पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, 7 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट और 25 मिनट। तो आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो टाइम कम लेंगे और जल्दी से आपके फिनिश हो जाएंगे। फिर आपका लास्ट में क्या 5 मिनट डेफिनेटली रिवीजन बच जाएगा अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो आप फिर से गो थ्रू कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आपको क्रॉस चेक करने हैं, फिर से आप गो थ्रू कर सकते हैं। पहले मैथ्स अटेम्प्ट करने के अंदर बहुत रिस्क हो जाता है, आपका आधा घंटा निकल गया, आधा ही घंटा बचा और आपको लग रहा है अरे 3 सब्जेक्ट बचे, उससे बच्चा डर जाता है। ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अरे 1 घंटे का पेपर है, आधा घंटा खत्म भी हो गया, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, मैथ्स ही हुई, अभी 3 सब्जेक्ट मैंने देखे भी नहीं है, तो घबराहट हो जाती है। और जैसे जैसे पेपर खत्म हो रहा होता है ना, हमारी सांसें बढ़ रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे पेपर भी सब्जेक्ट भी ज्यादा बचे हुए तो मतलब सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। बाकी यू गाइस आर फ्री टू अटेम्प्ट एनी स्ट्रैटेजी। तो विद दिस थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और ऐसा ही सेम वीडियो मैं एमटीएस सीजीएल के लिए लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि एमटीएस का पेपर भी आने वाला है, जीडी स्टेनो, जो भी आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी और इस टाइप का वीडियो लेके आऊंगी। और इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको बताया कि ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड तो मैंने मेरे चैनल पे खूब सारा कुछ डाला हुआ है कंटेंट। इंग्लिश तो आप मेरे चैनल पे पूरी पढ़ सकते हो, हर एक चीज है, आपको 2.5 घंटे में पढ़ना है या 200 घंटे में पढ़ना है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो वो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।